अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट सेक्शन 153 और 169 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने एज ए अपीलेंट जुरिस्डिक्शन दी है, यानी अपील की गई है, वो आप देखेंगे कि इस जजमेंट में बहुत सारी बातें हैं जो अगर हर जजमेंट में टैक्स की फॉलो किए जाए तो बहुत अच्छे जजमेंट आएगी। इसमें चीफ जस्टिस साहब हैं और मिसेस जस्टिस आयशा मलिक हैं जो काफ़ी टैक्स के केसेस लाहौर हाई कोर्ट में करते रहे, और ऑनरेबल जस्टिस अली मज़र हैं। ये केस 97 98 का है और अपील्स भी पुरानी हैं। बेसिकली मल्टीपल हाई कोर्ट्स में ये केसेस चलते रहे हैं, और ये केस जो है बेसिकली कमिश्नर इनकम टैक्स कराची और मुल्तान ने किया है पाक सऊदी फर्टिलाइज़र और पाक अरब फर्टिलाइज़र को। अब आपने ये दो नाम इसलिए भी याद रखने एज रिस्पोंडेंट्स क्योंकि बेसिकली पाक सऊदी फर्टिलाइज़र जो है वो मैन्युफैक्चरर है और पाक अरब फर्टिलाइज़र जो है वो मार्केटिंग कंपनी है। तो बेसिकली ये बहुत ज़बरदस्त केस है और इसकी ये हियरिंग डेट्स हैं। जजमेंट जो है अली मज़र साहब ने लिखी हैं, और बेसिकली ये हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट में भी डिफरेंट केसेस चलते रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी डिफरेंट केसेस चलते रहे हैं मुल्तान बेंच में। और जो मुख्तलिफ पटिशन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। पाक सऊदी फर्टिलाइज़र जैसे मैंने आपको बताया, और नेशनल फर्टिलाइज़र मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी, इन दोनों के आपस के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। और बेसिकली जो है यहाँ पर जो लीगल डिस्कशन हुई है वो ये हुई है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन डिस्कस किया गया है, यानी कि मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल और जो एजेंट है जो मार्केटर है वो एजेंट के तौर पे। और दूसरा लीगल इशू सेलर और परचेज़र का है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेलर थी और जो मार्केटिंग कंपनी है वो परचेज़र थी। ये दूसरा स्टांस है। तीसरा जो चीज़ हाईलाइट हुई है इसी पैराग्राफ में, ये थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, वो ये किया गया है कि रेसिपिएंट्स और पेयर की बात हुई है। यानी रेसिपिएंट का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं और जो मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने, और मैंने आपको बताया ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 का केस है, लेकिन ये कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 153 एंड 169 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के साथ। तो एटीसी जो है वो अब सेक्शन 153 बन गया है, और ये जो और सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 भी 153 में भी चला गया है, और कुछ चीज़ें सेक्शन 169 में चली गई। तो बेसिकली जब मैन्युफैक्चरर ने ये फर्टिलाइज़र बेचा मार्केटिंग कंपनी को, तो बेसिकली उन्होंने डिडक्शन की टैक्स की, और टैक्स डिडक्शन करके उनको जो है ना चीज़ मिल गई। और ये जो डिडक्शन उन्होंने की वो मैन्युफैक्चरर के लिए फुल एंड फाइनल टैक्स डिडक्शन के मुताबिक एटीसी सेक्शन के तहत उन्होंने इसको फुल एंड फाइनल इनकम करके शो कर दिया। जबकि डिपार्टमेंट कहता रहा, कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल हर लेवल पे, कि बेसिकली ये प्रिंसिपल और एजेंट हैं, ये प्रिंसिपल हैं और एजेंट हैं, तो इनको ये फुल एंड फाइनल यानी प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का फ़ायदा इनको नहीं हो सकता। यानी ये जो इनकम इनसे कटी है ये नॉर्मल टैक्सेशन में जाएगी, ये प्रिजम्पटिव यानी फ़ाइनल टैक्स में नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली झगड़ा था और सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में होता रहा। जो अमेजिंग बात है और हर टैक्स के स्टूडेंट को ये केस पढ़ना चाहिए, उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ऑब्वियसली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 तीनों को पैरेलल में रखा, और उन्होंने सारों की आर्ग्यूमेंट सुनी। मैंने जैसे आपको बताया कि डिपार्टमेंट या एफबीआर आर्ग्यू कर रहा था कि सेक्शन 62 ऑफ 1979 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो हमारा सेक्शन 120 है उसके तहत इनकी नॉर्मल टैक्सेशन होनी चाहिए, जबकि वो कह रहे थे कि रिस्पोंडेंट्स के जी मैन्युफैक्चर जो है वो सेक्शन 80C के तहत उससे टैक्स डिडक्ट विद होल्ड हो चुका है,
तो अब ये उसकी फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है, मज़ीद मतलब उसकी असेसमेंट नहीं होगी। याद रखिए पुराने टैक्स लॉ के मुताबिक इन कंपनीज़ को, यानी कि जो आपके ये दोनों रिस्पोंडेंट्स हैं, पाक सऊदी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर और पाक अरब फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान, इनको एक्चुअली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्चुअली लेके जाने पड़ते थे अपने असेसिंग ऑफिसर के पास, कमिश्नर के पास, और वो लोग उनका एक तरह से ऑडिट करके उनकी असेसमेंट करते थे, तब उनकी असेसमेंट फाइनल होती थी। जो टैक्स लॉ 2001 वाला है उसमें तो जब आप ऑनलाइन फ़ाइल करते हैं तो वो एज़ इट इज़ जो है ना फ़ाइल हो जाती है। तो ये मैन्युफैक्चरर और जो मार्केटिंग कंपनी है उनके रिलेशन की बात थी, तो ये प्रॉब्लम भी आ गया सामने। और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने किए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी जिक्र आ गया। तो नॉर्मल टैक्सेशन में ले जाना चाहते थे। नॉर्मल टैक्सेशन में कमिश्नर्स को ले जाने का ये फ़ायदा था कि वो ये बड़ी कंपनीज़ हैं फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर, तो ऑब्वियसली उनको बहुत कुछ मिलता। लेकिन ये केस आहिस्ता आहिस्ता 1997 से ऑनवर्ड जो है वो अभी जाके 2023 में जाके डिसाइड हुआ है। तो उसमें बेसिकली ये इन पैराग्राफ्स में प्रॉब्लम जो है पेश किया गया। फिर पैराग्राफ 6 ऑनवर्ड जज साहब लिखते हैं कि इस सारी चीज़ को देखने, यानी कि आया वो फुल एंड फाइनल एफटीआर में फॉल करते हैं या नॉर्मल में फॉल करते हैं, इसके लिए यानी टैक्स लॉ की एप्लीकेशन के लिए पहले हमें जो है वो जाना पड़ेगा इस अग्रीमेंट के, ये जो सेल एग्रीमेंट है इसको पढ़ना पड़ेगा और इसका सब्सटेंस देखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू स्पिरिट, तो उसके हवाले से इन्होंने ये सेल एग्रीमेंट पढ़ा। और इस सेल एग्रीमेंट में जो कमिश्नर अपील है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके मुख्तलिफ फैसले थे। कुछ कह रहे थे कि ये प्रोड्यूसर और मार्केटिंग जो है प्रिंसिपल और एजेंट हैं, कुछ कह रहे थे कि नहीं ये सेलर और परचेज़र हैं। और बात हो रही थी कि पहले ये इस्टेब्लिश किया जाए कि ये सेलर और परचेज़र हैं या प्रिंसिपल और एजेंट है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ 7 में सारे जो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 3.1 इस एग्रीमेंट के, उन्होंने पढ़ के लिख भी दिया है कि ये जो है एग्रीमेंट है ऑफ सेल, ये जो है सेलर और परचेज़र का रिलेशन है। लेकिन चूँकि इस चीज़ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो ये पैराग्राफ 8 ऑनवर्ड्स एजेंसी वाला जो है, एजेंसी और प्रिंसिपल वाला एजेंट, उस डॉक्ट्रिन पे सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को ज़हन में रखते हुए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 182 है जिसमें एजेंट और प्रिंसिपल का, उसको वो उन्होंने डिफ़ाइन करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में जो हर साल लॉज पब्लिश होते हैं उसमें, इस किताब में हल्सबेरी लॉ ऑफ इंग्लैंड में होते हैं, वहाँ पे कमेंट्री होती है। तो उन्होंने यहाँ एजेंसी के बारे में जो आम ख्याल है कि प्रिंसिपल और एजेंट होता है, एजेंट उसका काम करता है, उन्होंने फिर उसके अदर यूसेस भी मुख्तलिफ बिजनेसेस में, यहाँ सोल सेलिंग एजेंट, बेशक किसी को आप कहते भी हों लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एजेंट हो, तो यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ और ऑथराइज्ड बुक्स से ये एजेंट के मुख्तलिफ रोल्स और मुख्तलिफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन में रोल्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस को देखा है। ठीक है जी, यानी कि एक तो उसका जनरल मीनिंग जो हम समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी हो कि ये एजेंट है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है तो एजेंट नहीं होगा। और फिर सेल्स एजेंट होता है और मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं। और फिर ऑब्वियसली ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 10th एडिशन में उन्होंने एजेंसी का पहला मतलब जो स्टैंडर्ड मतलब है और मुख्तलिफ मतलब भी उन्होंने देखे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस केसेस थे बुलान बेवरेजेस और पेप्सी कंपनी में, बुलान बेवरेजेस जो है एजेंट नहीं था लेकिन एक तरह से, और यही केस में डिसाइड हुआ कि पेप्सी वाले जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मटेरियल देते हैं, वो फिर अपनी मर्ज़ी से सेल करते हैं। तो उस केस को डिस्कस किया गया। फिर कुछ पुराने 1995 के केस को और कुछ 1967, हर जगह कहा जा रहा है कि सिर्फ एजेंट कहने से कोई एजेंट बन नहीं जाता और मुख्तलिफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे आपने एसेंस ऑफ एजेंसी देखनी है। तो बेसिकली अगर मैं रिपीट करूँ कि इस डिसीजन को आप पढ़ते हुए जो है इन पैराग्राफ्स को, और ये ब्रिटिश केस वगैरह भी उन्होंने इसी लाइट में डिस्कस किया, ये जो जिसको हम कहते हैं क्लासिक केस, जिसमें प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी
और उसका क्या होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इसको बताया। तो वो फिर कंक्लूड कर रहे हैं पैराग्राफ 11 में। तो मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिकली लीगल डिस्कशन ये हो रही थी कि प्रिंसिपल और एजेंट के तौर पे कमिश्नर्स ट्रीट कर रहे थे इन दोनों बिजनेसेस को, और कह रहे थे कि जी अगर ये एजेंट है तो फिर तो अगर इसने विद होल्डिंग की भी है तो जो विद होल्डिंग सेक्शन है उसके तहत ये विद होल्डिंग एजेंट बनता नहीं है, और इस मैन्युफैक्चरर को फुल एंड फाइनल एफटीआर में जाने का कोई राइट नहीं है, और टैक्स रिटर्न एफटीआर फुल फाइनल टैक्स रिजीम के तहत फाइल करने का कोई राइट नहीं है। जबकि हाई कोर्ट्स ने बेसिकली कहा था कि नहीं, ये सेलर एंड परचेज़र का रिलेशन है, और इसमें जो अग्रीमेंट है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वर्सेस डिपार्टमेंट कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। तो ये टर्म्स आप याद भी रखें और समझें भी। और ये है इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि जितने भी टैक्स के केसेस है, ख़ासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल बेसिस पे फाइट किए जाते हैं, उसमें बैकग्राउंड में 4 लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ज़रूर देखना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेशक पार्टनरशिप का केस ना हो, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये 4 मेरे मुताबिक नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया पाकिस्तान में बेसिक कॉमर्स के लॉज हैं। और इस लिहाज से अगर आप टैक्स की किसी भी सेक्शन को सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, तो इन लॉज को आप यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको देखेंगे। इवन अकाउंटिंग, उसमें जो अकाउंटिंग की गई है उसको भी आप देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अप्रोच ली है। जजमेंट ये है कि इन वेक ऑफ अबव डिस्कशन वी डू नॉट फाइंड एनी इरेगुलरिटी, यानी कि जो लर्नड हाई कोर्ट्स ने बेसिकली फैसला दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, डिडक्शन विद होल्डिंग हुई है, तो इनको जो है फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम में जाने का राइट है, और अब नॉर्मल टैक्सेशन के तहत इनकी असेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये फेवर टैक्स पेयर के फेवर में आया है, और एज़ यूजुअल डिपार्टमेंट या एफबीआर या कमिश्नर कराची और कमिश्नर मुल्तान के अगेंस्ट आया है। 27 ईयर्स बाद फैसला आया, लेकिन टैक्स जूरिस्प्रूडेंस बेहतर होती जा रही है। आप लैंडमार्क जजमेंट केस देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में भी हमने लैंडमार्क जजमेंट केसेस करते रहे हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने किए और फ्यूचर में भी जो आते जाएंगे वो हम यहाँ पे जो है इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। आपके क्वेश्चंस हुए तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप टैक्स मास्टर क्लास में इसको देख रहे हैं शुरू में, तो साथ में जो ये जजमेंट है ये भी शेयर हो रही है, और अपने वॉइस नोट और अपने ओपिनियन दे सकते हैं। ये जो है सेक्शन 153, 169, उसके अलावा जहाँ भी डिफ़िकल्टी हो और ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं विद होल्डिंग के केसेस में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक और सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट, ये भी जुलाई 2023 का केस है, और एक और लेटेस्ट भी आया है जिसमें विद होल्डिंग के हवाले से बात हुई। तो वो विद होल्डिंग टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन होती है क्योंकि लॉ वहाँ स्ट्रीमलाइन नहीं है, और चूँकि लॉ जनरल है और हर इंडस्ट्री की अपनी ट्रांजैक्शन का तरीका होता है, और हर इंडस्ट्री अपने तरीके से जो है ना सेल्स एंड परचेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कुछ करती है, और वहाँ प्रिंसिपल एजेंट कोई होते हैं, कोई सेलर परचेज़र होते हैं, और कोई रिसीट्स एंड रिसिपिएंट और पेयर होते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने यहाँ से ये पॉइंट्स पिकअप किए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का डिफरेंस समझते हुए टैक्स पेयर जीत गए हैं, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।